1 मई 2013 का दिन होता है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक लड़की बड़े खुश होकर अपने पिता, अपनी चाचा चाची के साथ ट्रेन के अंदर बैठती है, क्योंकि उसकी मुंबई में लेफ्टिनेंट होने वाली थी। दोस्तों, किसको कितनी खुशी ना मिलेगी जो सरकारी नौकरी में इतने बड़े पद को हासिल करे। माता पिता भी बड़े खुश होते हैं, चाचा चाची खुश होते हैं, सभी लोग इसे मुंबई तक छोड़ने के लिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रेन से वो मुंबई उतरती है, अपने घर वालों से थोड़ी सी पीछे रह जाती है। वहाँ पर जो होता है दोस्तों, कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वहाँ इस लड़की के साथ ऐसा गलत हो जाएगा, आपको भी एक बार सोचकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा कि इस लड़की के साथ भला ऐसा क्यों हुआ, किसने किया। अगर आप लोग भी पूरी कहानी को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप लोग देख रहे हैं राहुल क्राइम शो और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, इसमें बहुत कुछ जानकारी छुपी हुई है और जो लोग पूरी जानकारी इसमें से जुटा लेंगे उसके बाद उन लोगों को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। दोस्तों, दरअसल ये मामला एक लड़की जिसका नाम प्रीति राठी होता है, जो दिल्ली की रहने वाली होती है। उसका लेफ्टिनेंट नर्सिंग में सिलेक्शन हो जाता है और 1 मई 2013 को वो ज्वाइनिंग करने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो जाती है। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से वो शाम को ट्रेन में बैठती है और ट्रेन में जैसे ही वो बैठती है, उसके चाचा चाची, उसके पिता उसके साथ होते हैं। सामने एक लड़का ट्रेन में ही बैठा होता है, उसने मास्क लगा रखा था और उस मास्क लगे लड़के को देखकर जो चाचा चाची उनको भी अटपटा सा लगने लगता है, क्योंकि वो बार बार प्रीति को ही घूर रहा होता है। फिर भी ये सफ़र कटता रहता है। 2 मई 2013 सुबह के करीब 7:30 से 8 बजे का वक्त रहा होगा जब ये लोग मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये अपने सामान के साथ बड़े आराम से उतर जाते हैं और उसके बाद यहाँ से वो आगे के लिए रवाना हो जाते हैं। जो प्रीति होती है थोड़ी सी अपने आप को थका महसूस करती है और अपने घर वालों से 4-6 कदम पीछे रह जाती है और पीछे उनके धीरे धीरे चलने लगती है। घर वाले भी बड़े खुश होते हैं, वो भी आगे आगे चल रहे होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आता है जिसके मुंह पर मास्क लगा होता है और वो एक डिब्बे से कुछ लिक्विड उस लड़की के चेहरे पर डालता है। दोस्तों, जैसे ही वो लिक्विड उस लड़की के चेहरे पर डलता है तो उस लड़की का चेहरा जलने लगता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि वो क्या पदार्थ होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो लड़की ज़मीन पर गिर जाती है। आनन फानन में ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। ये लड़का वहाँ से भागने लगता है। वहीं पर 3 लड़के और होते हैं, एक का नाम समीर शेख, दूसरे का सलीम और तीसरे का सलमान। वो उस लड़के का पीछा भी करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ होने के कारण वो लड़का उनसे फरार हो जाता है। अब आनन फानन में ही इस लड़की को वहाँ से उठाया जाता है, उठाकर गुरु नानक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। लेकिन वहाँ पर अच्छा इलाज ना होने के कारण मसीना हॉस्पिटल में इस लड़की को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ पर उस लड़की का इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है कि इस तरह से एक लड़की के चेहरे को बिगाड़ दिया गया है। उसकी दोनों की दोनों आंखें ख़त्म हो जाती हैं और उसका जो बोलने की जगह होती है वो भी मानो ख़त्म सी हो जाती है। वो बोल ही नहीं पाती, गला बिल्कुल भरा होता है। वो वहाँ पर बस कुछ भी नहीं कह पाती और अपने पेन काफ़ी लेकर कुछ बताना चाहती है, लेकिन वहाँ पर भी वो पूरी सच्चाई यानी कि कुछ भी वो बता ही नहीं पाती। उस लड़की को भी पता ही नहीं होता कि तेरे साथ में हुआ क्या है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लग जाती है। तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और वहां पर एक फोटोग्राफ्स में उस लड़के का धुंधला सा चेहरा दिखाई देता है। उसी के आधार पर एक स्केच तैयार किया जाता है और उस स्केच के आधार पर पुलिस लोगों से बातचीत करने लगती है, उस लड़के को ढूंढने लगती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाती। उसके बाद जो इस लड़की की छोटी बहन होती है तनु, उसके पास एक फ़ोन आता है। फ़ोन पवन नाम के लड़के का आता है। वो तनु से यही कहता है कि तुम्हारी बहन की तबीयत अब कैसी है,
कैसी उसकी हालत है। दोस्तों ये सब बातें तनु अपने पिता अमर सिंह को बताती है और अमर सिंह इन सारी बातों को पुलिस को बता देता है। पुलिस को अब यहाँ पर लगने लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर पवन का इस मामले में कोई ना कोई हाथ हो सकता है। दोस्तों अब पुलिस पवन की तलाश में लग जाती है। 9 मई 2013 को पवन को पकड़ लिया जाता है। पवन से तमाम तरह की यहाँ पर जांच पड़ताल की जाती है, आसपास के लोगों से पूछा जाता है, बहुत सारी यहाँ पर जानकारी जुटाई जाती है। तो पता चलता है कि उस दिन पवन ना तो दिल्ली में था ना मुंबई में था, वो तो उस दिन रोहतक में था। पवन ने तो ये काम किया ही नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर पवन को छोड़ दिया जाता है और उसके बाद ये मामला आगे चलता रहता है। उस लड़की का लगातार इलाज चल रहा होता है लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लोग बाग अब यहाँ पर उस लड़की के लिए दुआ मांगने लगते हैं कि इस लड़की की जान बच जाए। लेकिन 1 जून 2013 को होता कुछ ऐसा है, वो लड़की अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है। कामा हो जाता है और इस लड़की की डेड बॉडी को रोड पर रख दिया जाता है। घर वाले भी इसका अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं कि हमें पहले सीबीआई की जांच चाहिए, तब जाकर इस लड़की का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोस्तों फिर कोर्ट के जरिए ही इस लड़की के इस मामले में सीबीआई जांच बैठा दी जाती है। सीबीआई अब तमाम तरह के लोगों से बातचीत कर रही है, अब से जांच पड़ताल करने लगती है, चाहे उसे लोगों से बातचीत करनी हो, चाहे वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन करनी हो, चाहे वो मुंबई रेलवे स्टेशन पर जाकर बातचीत करे, चाहे वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बातचीत कर, हर तरह से उन्हें आज़ादी होती है, वो हर तरह से अपने कामकाज को करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के हिसाब से लगभग 8 महीने का समय बीत जाता है। 8 महीने के बाद सीबीआई एक लड़के को पकड़ कर लाती है जिसका नाम अंकुर पवार होता है, जो इनके ही पड़ोस में रहने वाला होता है। दोस्त को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके हाथ पर भी एक चोट का निशान होता है, जिस निशान को देखकर यहाँ पर सीबीआई वाले भी बिल्कुल एकदम से संतुष्ट हो जाते हैं कि इसने ही वो पूरा काम किया है, क्योंकि उसकी मेडिकल जो रिपोर्ट भी कराई जाती है तो मेडिकल रिपोर्ट के बाद साफ खुलासा होता है कि वही लुकड़ इसके हाथ पर पड़ा हुआ है जो उस लड़की के चेहरे पर डाला गया था। दोस्तों अब यहां पर इतना तो कंफर्म हो चुका था कि इस अंकुर पवार ने ही ये सब मामला किया है। अब पुलिस उससे सख्ती के साथ पूछताछ करने लगती है कि तुमने इस क्राइम को अंजाम क्यों दिया। तो यहाँ पर एक ऐसा सत्य निकल कर आता है, जो अंकुर पवार होता है वो कहने लगता है कि मैं इस लड़की का पड़ोसी हूँ और इस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था। मैं इसको बार बार यही कहता था कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, लेकिन ये लड़की हर बार मना कर देती थी। ये अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं चाहती थी, ये चाहती थी कि मुझे अपना कैरियर बनाना है और कैरियर बनाने के लिए लगातार पढ़ाई करती है और पढ़ाई करते करते एक दिन इसको कामयाबी भी मिल जाती है। 1 मई 2013 को ये मुंबई जाने वाली होती है, जो लेफ्टिनेंट नर्सिंग में इसका सिलेक्शन हो जाता है और वहाँ पर जाने के लिए ये निजामुद्दीन से रेल में बैठ जाती है। ये लड़का पहले ही प्लान बना चुका था। ये एक नज़दीकी दुकान पर जाता है और वहाँ जाकर दुकानदार से कहता है कि मुझे एक ऐसा लिक्विड चाहिए जो बैटरियों में डाला जा सके, जो बहुत ही असरदार हो, आप मुझे सैंपल दीजिए, मैंने दुकान खोल ली है और उसके बाद मैं आपसे बहुत सारा माल भी ले जाता रहूँगा। दोस्तों उस शॉपकीपर ने बिना कुछ सोचे समझे इसे वो लिक्विड दे दिया और उसे एक डब्बे में ये पैक कर लेता है। पैक करने के बाद 1 मई 2013 को ये भी उसी ट्रेन के अंदर उसी डब्बे में चढ़ जाता है। हालांकि ये चाहता तो ये था कि रास्ते में ट्रेन में ही इस कांड को अंजाम दे दे, लेकिन चाचा चाची और पापा के वहाँ पर बैठे होने के कारण ये वहाँ पर ऐसा नहीं कर पाया। और जैसे ही 2 मई 2013 सुबह के 7:30 बजे जब ये बांद्रा के स्टेशन पर उतरते हैं तो जो लड़की होती है प्रीति राठी, वो थोड़ा सा थका महसूस करती है, वो थोड़ी सी अपने पिता और चाचा चाची से पीछे रह जाती है। तो वहाँ पर वो तुरंत ही इस लड़की के ऊपर उस डब्बे से उस लिक्विड को फेंक देता है। उसकी वजह से इसके हाथ पर भी कुछ हीटें लग जाती हैं, जिसकी वजह से इसके हाथ में भी जख्म होता है। वहीं पर जो 3 लड़के होते हैं जिनको मैंने नाम पहले आपको बताया था, एक का नाम समीर शेख, दूसरे का सलीम और तीसरे का सलमान, ये तीनों लड़के इस लड़के को देख लेते हैं, क्योंकि जब ये वहाँ से भाग रहा था तो इसके चेहरे से वो मास्क नीचे उतर जाता है और ये लड़के उसको पहचान लेते हैं, इसका पीछा भी करते हैं, लेकिन ये वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाता है और इन तीनों लड़कों को गवाह के रूप में पेश किया जाता है।
जब ये तीनों लड़के यहाँ पर उस लड़के को पहचानने के लिए आते हैं तो वहाँ पर और कई ऐसे लड़कों को उनके बीच में खड़ा कर दिया जाता है। दोस्तों, ये तीनों लड़के स्पष्ट इस लड़के को पहचान चुके होते हैं क्योंकि इनकी आंखों के सामने ये वहाँ से फरार हुआ था। अब यहाँ पर जब इसको पहचान लिया जाता है तो उसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। कोर्ट में सुनवाई चलती है, तारीखें चलती हैं और कोर्ट यही फैसला देता है कि इसे फांसी की सज़ा हो। दोस्तों, ऐसा काम करने वाले को पहली बार फांसी मिली थी, लेकिन यहाँ पर ये लड़का और इसके घर वाले अपील करते हैं और अपील आगे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई जाती है और वहाँ पर इस फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये आज की घटना हर किसी को प्रभावित कर रही है, हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि यहाँ पर एक लड़का अपने झूठे प्यार के चक्कर में इतना बड़ा कांड कर देता है। अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की भी नहीं होने दूंगा। ऐसा ही मामला यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। वो बंसराज गौतम जी का आता है, सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सबका कमेंट आता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद सुमीर सिंह हमें हर दिन की तरह कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद आमीन जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मण सिंह जी हमें कमेंट करते हैं, जो चौहान हैं बहुत ही गलत हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें लिखते हैं कि ये तो धोखा हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भोलेनाथ शुक्ला जी, वेरी नाइस, अमेजिंग स्टोरी है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर भी कमेंट किए हैं, उनका भी नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट यूट्यूब पर हमारे आता है वो आता है शंकर स्वामी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो आता है रमेश तिवारी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राहुल राठी का। वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विमलेश जी का कमेंट आता है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सभी लोग आप हमारे साथ में कमेंट करते रहें। और उसके बाद में जो कमेंट आता है राव मोहम्मद यासीन का आता है, जो लाहौर पाकिस्तान से हमें देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी हमें वेरी गुड लिखते हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।